गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इन द फिगर इफ ABE is congruent to एंगल ACD, यानी कि जो हमारा एंगल AB ट्रायंगल ABE है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो ACD के कॉन्ग्रुएंट है। ACD। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि हमारा जो एक तरह से मैंने टेढ़ा टेढ़ा बनाया, वो वाला ट्रायंगल जो सीधा सीधा बनाया उस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल भी किसका होता है? तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। और यह सिंबल किसका होता है? तो यही सिंबल होता है सिमिलरिटी का। तो ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी मैं बता चुकी थी कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? चलिए मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में फिर से बताती हूँ। तब जब कभी भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। और साथ में उनका सारा का सारा करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। साथ में उनके साइड भी जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो भी ऐसी दो चीज हो जो सेम शेप और सेम साइज के हैं, सेम शेप और सेम साइज के हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, सिक्के ले सकते हैं, पेज ले सकते हैं, किसी भी मतलब एक ही कॉपी के सारे पेज ले सकते हैं। स्कूल में देखा जाए तो अगर एक ही टाइप के चेयर हैं, ऐसा नहीं, चेयर में भी कई टाइप के चेयर आते हैं, लेकिन सेम टाइप के अगर चेयर हैं तो हम चेयर ले सकते हैं। और भी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, जैसे जो बुक होते हैं। अगर एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैं बुक देखूं तो जितने बच्चों के पास एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि कोई दो ऐसी शेप जो क्या हो, शेप और साइज दोनों में इक्वल हो। अगर ये हम क्या लिए हैं? स्क्वायर लिए हैं, तो अगर इस स्क्वायर का ये साइड 4 होगा तो ये भी साइड क्या हो? अगर 4 हो तो ये दोनों स्क्वायर क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर पे रख दिया जाए तो वो पूरा का पूरा कवर कर लेगा पहला। जैसे एक ही कॉपी के दो पेज अगर आप लोग देखें तो उसको अगर एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख दिया जाए तो वो पेज क्या करेगा? पूरा का पूरा कवर कर लेगा। ऐसे ही जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल के ऊपर अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल रख दें तो वो क्या करेंगे? एक जो दोनों ट्रायंगल होंगे एक दूसरे को पूरी की पूरी कवर कर लेंगे। जैसे इसको यहाँ रख दिया जाए तो ये ऐसे आके कवर कर ले, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी दी गई थी, इसके कारण मैं आप लोगों को इतना बताई हूँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कॉन्ग्रुएंसी वैसे क्लास 9th में था, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फर्स्ट क्लास में भी मैंने कॉन्ग्रुएंसी समझाई थी। अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि यह जो लाइन हमारा यहीं से लिखते हैं, जैसे ABE किसके कॉन्ग्रुएंट है?
तो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लाइन ए बी रहेगी वो किसके बराबर होगी, तो लाइन ए सी के बराबर होगी। फिर से अगर हम लोग देख लें कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर यह लाइन देखा जाए, अगर ए बी ई ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो कहा जा सकता है कि जो ए बी होगी वो किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि कभी भी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दोनों का साइज भी इक्वल हो। तो जैसे मैं आप लोगों को सिमिलरिटी लिखने के लिए बताई थी, वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी में क्या होती है, सेम होती। जैसे अगर ए बी है तो ये किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। आप लोगों को दिखने में दिख भी रहा होगा कि जितना लंबा ए बी है उतना ही लंबा ए सी भी है। अब दूसरा देखते हैं बी ई। क्या देखेंगे, बी ई। और बी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू सी डी। तीसरा देखेंगे ए ई। ए ई यानी कि ये जो छोटा वाला ए ई है, यह छोटा वाला ए ई किसके इक्वल होगा, तो यह इक्वल होगा ए डी के। किसके इक्वल होगा, ए डी के। यहाँ भी देखिए हम लोग साइड से उठाए हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के उठा लेंगे। तो ए ई किसके सिमिलर होगा, ए डी के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी ई यानी कि ए डी, एक सेकेंड, ए डी ई ट्रायंगल ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम अगर प्रूफ कर दें कि ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो लाइन डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। इस कंडीशन और यह जो पैरेलल लाइन बनेगा, या तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम एक कॉमन ट्रायंगल देख लेंगे। क्या ए डी ई में कोई एक कॉमन एंगल है, तो हाँ, अगर ए डी ई देखा जाए और ए बी सी देखा जाए तो इन दोनों में एक कॉमन एंगल ए है और इनके दोनों साइड क्या है, इक्वल है। यानी कि इनके दोनों साइड रेशियो में है और इनके बीच का एंगल अगर इतना मिल जाए तो हम कह सकते हैं एस रूल से ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या कहलाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये इतना हमें मिलेगा कैसे। अगर हम इसे अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए ई। अगर ए को एंगल मतलब इक्वेशन ए को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, या हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, ए डी इधर से ले लेंगे, क्या लेंगे, ए बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू हमारा ए ई डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ए सी। यानी कि अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हमारे छोटे ट्रायंगल का ए डी है और जो बड़े ट्रायंगल का ए बी है, जो छोटे ट्रायंगल का ए ई है और जो बड़े ट्रायंगल का ए सी है, ये दोनों किस में है, रेशियो में है। किस में है, रेशियो में है। और अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो हमें एंगल भी मिल रहा है। इसे हम कह सकते हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों ट्रायंगल में। तब हम क्या कह सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल होगा
SAS रूल से क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा SAS रूल से। तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा एंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। और यहाँ हमारा यह क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द फिगर एल्टीट्यूड AD। एल्टीट्यूड क्या है, AD। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, यह आप लोग बताइए। एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सो दैट। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है। क्या है, ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड है, एक है हमारा AD और दूसरा है CE। दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें क्या प्रूव करना है, यह प्रूव करना है। आइए तब हम यहाँ से प्रूव करना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूंगी ये एल्टीट्यूड होता क्या है। किसी भी फिगर का एल्टीट्यूड होता क्या है। अगर यह दिया गया है ना, यह एक फिगर दिया गया है, इस फिगर की अगर मैं आप लोगों से हाइट पूछूं कि हाइट क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से अगर सीधी लाइन देख लिया जाए या एक इंच टेप लिया जाए और यहाँ से सीधा नीचे तक नाप लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, उसकी हाइट मिल जाएगी। क्या मिलेगी, हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अगर किसी फिगर को सीधे 1 इंच टेप से लेके नापा जाए तो क्या मिलता है, हमें हाइट मिलता है। वही जो इसकी हाइट होती है किसी भी फिगर का, वही क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड कहलाता है। और आप लोगों को पता होगा कि एल्टीट्यूड हमेशा कितने का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। क्योंकि आप लोग कभी अपने आप को इंच टेप से नापे होंगे तो सीधे ही क्या किया जाता है, नापा जाता है, जिससे हमेशा एंगल कितने का बनता है, 90 का बनता है। तो एल्टीट्यूड आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। पैरेलल लाइन हो गया, इसी को लंब बोलते हैं, इसी को परपेंडिकुलर, इसी को लंब हिंदी में, इसी को एल्टीट्यूड, ये सब बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यह एंगल कितने का है, 90 का। यह एंगल कितने का है, 90 का। अब पहला हम लोग देखेंगे क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। अब देखेंगे पहले क्या एंगल C के इक्वल है। पहले ट्रायंगल ही देख लिया जाए किस किस ट्रायंगल को कहा गया है। तो AEP क्या बोला है, AEP इज सिमिलर टू CDP। इसके सिमिलर हमें प्रूव करना है। तो क्या एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। किसको देखना है, एंगल A को एंगल C के इक्वल, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एंगल E और D को देखेंगे। क्या करेंगे, एंगल E को देखेंगे। यहाँ पर अगर हम एंगल E देखें तो कितना है, 90 एंगल है ना। क्योंकि अगर यह 90 है तो 180 में से अगर 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी यह भी वैल्यू तो कितनी आएगी, 90 ही आएगी। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और एंगल यहाँ D देखा जाए तो D की वैल्यू कितनी दी गई है, 90 दी गई है। यानी कि दोनों भी जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ एंगल E की वैल्यू और एंगल D की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है ना दोनों जगह पे, एंगल E की वैल्यू और D की वैल्यू। अब हम तीसरा देखेंगे। यहाँ क्या दिया गया है, एंगल P, यानी कि एंगल APE की वैल्यू कह रहा है। क्या कहा है, एंगल APE की वैल्यू
किससे हमें मिलाना है? एंगल सी पी डी से। अब क्या यह दोनों एंगल इक्वल हैं? यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर है। तो आप लोगों को पता होगा कभी भी जब क्रॉस का सिंबल बनता है तो जो एंगल यहाँ का होता है वही एंगल यहाँ का भी होता है। क्या होता है? जब कभी भी क्रॉस का सिंबल बनता है तो जो एंगल इधर का होगा वही एंगल इधर का होगा, जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल यहाँ का होगा। यानी कि अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम लोग देखें ये तीसरा एंगल ए और एंगल सी, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो हाँ, अगर 90 में से थीटा घटा दें तो ये भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। क्यों मैंने 90 माइनस थीटा किया है? क्योंकि अगर एक एंगल 90 होगा तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा, तभी तो 90 90 180 होगा। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट, ये क्या है हमारा 90, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इसी थीटा को 90 में से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। दोनों जगह क्या हुआ? एंगल इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए रूल बाई ए रूल, ए रूल के द्वारा एंगल 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 के रूल के अनुसार यह दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये पहला खत्म हो गया। अब दूसरा देखते हैं। वैसे सारा मैं ही नहीं करूँगी, कुछ इसमें से आप लोग भी कर सकते हैं, मैं बस समझा दूंगी। अब यहाँ आएंगे ए बी डी। क्या है? ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। यहाँ आते हैं, क्या कहा है? ए बी डी, यानी कि जो हमारा ट्रायंगल ए बन रहा है ए बी डी। दूसरा क्या है? सी बी ई, सी बी ई। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल है ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल क्या है? सी बी ई बी। दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? अगर एंगल ए देखा जाए तो क्या एंगल सी के बराबर है? इसके बारे में अभी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। और एंगल बी और एंगल बी, दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारा पहला ट्रायंगल है और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। तो क्या दोनों ट्रायंगल में बी कॉमन है? हाँ, तो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन होने के कारण क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। अब देखते हैं एंगल डी और ई के बारे में। अगर पहले ट्रायंगल में एंगल डी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर एंगल कितना है? 90 है। यह 90 हो जाएगा ना, क्योंकि यह 90 है तो यह भी 90 होगा। तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। दूसरे ट्रायंगल में एंगल ई को देखा जाए तो क्या यह भी 90 है? यहाँ तीसरा हम लोग देख रहे हैं। तीसरा अगर डी और ई दोनों 90 है तो हाँ, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री का है। अब तीसरा फिर से वही देख सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यह 90 है, यह थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और यह भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो इस बेसिस पे एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा और यह ए रूल से क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इसको पूरा आप लोग अच्छे से लिखेंगे। चलिए इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए ई पी इज सिमिलर टू ए डी बी। लिखते हैं फिर से ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी
बी। दोनों जगह एंगल, पहले ट्रायंगल देख लेते हैं ट्रायंगल है क्या क्या। तो ये है ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। इस ट्रायंगल यह जो ट्रायंगल यह बन रहा है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, सिमिलर दिखाना है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो हम फिर से चलेंगे एंगल ए से। दोनों में एंगल ए क्या है, इक्वल है। दोनों ट्रायंगल अगर हम लोग देखें तो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन है, जिस कारण से एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अब नेक्स्ट देखेंगे एंगल ई और एंगल डी के बारे में। अगर एंगल इसमें एंगल ई देखा जाए तो क्या 90 है, और इसमें एंगल ई देखा मतलब डी देखा जाए तो क्या ये भी 90 है। तो एंगल ई और एंगल डी दोनों में 90 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एंगल P और एंगल B के बारे में। तो अगर कोई भी दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल एट रैंडम ही इक्वल हो जाएगा। तो एंगल P इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल B के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को मैं बताती आई हूँ कि दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल जो होगा वो दोनों एंगल के सम का ही तो 180 में से डिफरेंस होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यह भी ए रूल से सिमिलर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल पी डी सी इज सिमिलर टू बी ई सी। वन मिनट, पहला क्या था, पी डी सी। अब ये किसके सिमिलर होगा, बी ई सी के। अब देखा जाए यह हमारा क्या है, यह जो ट्रायंगल है सी पी डी, यह छोटा ट्रायंगल हमें इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो इन दोनों में सी कॉमन है, लेकिन यहाँ से देखते हैं ट्रायंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। तो सबसे पहले हम P को देखेंगे तो हमारे पास P और E से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एंगल D और एंगल E कितना है, 90 है ना दोनों में। इतना आप लोगों को अभी तक याद हो जाना चाहिए, और नहीं याद हो तो फिर से देखिए बैठ के पहले क्वेश्चन से। अब एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में यह क्या है, कॉमन है। और अगर यह दोनों एंगल बराबर हुए तो एंगल P एंगल B के ही बराबर वैसे भी हो जाएगा। तो ये भी ए रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया। लिखने का तरीका यही होगा जैसे मैं लिखी हूँ, यहाँ लिख सकते हैं आप ए रूल से जो हमारा ट्रायंगल पी डी सी होगा वह ट्रायंगल बी ई सी के सिमिलर होगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है जहां बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी है। बहुत सही। यह क्या हुआ, ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ए डी पर स्थित एक बिंदु है। ई डी अगर इसको हम लोग बढ़ा दें, ई डी को ऊपर ले जाएं तो इसी पर स्थित एक बिंदु क्या है, ई है।
यह बन गया हमारा ट्रायंगल। यह बिंदु ई है तथा बीई बिंदु सी डी पर, भुजा सी डी पर एफ पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? तो एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें दर्शाना क्या है, मतलब शो क्या करना है कि बी ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी। क्या प्रूव करना है? ए बी ई जो हमारा यह बड़ा ट्रायंगल है इसके सिमिलर होगा। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? तो सी एफ बी। अब यहाँ भी हम लोग एक तरफ से इसे प्रूव करना शुरू करेंगे। तो जब भी आप लोगों को पता होगा कि जो दो क्या होते हैं, जो पैरेलल या समांतर चतुर्भुज होते हैं या पैरेललोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन से मिलकर बने होते हैं, और जो एंगल यहाँ का होता है वही एंगल यहाँ का होता है, यानी कि यह एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं। यह किसमें किसकी विशेषता होती है, किसके गुण होते हैं? पैरेललोग्राम के होते हैं कि जो एंगल यहाँ का होगा वही एंगल यहाँ का होगा, यानी कि आमने सामने का जो एंगल होता है वह इक्वल होगा। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा एंगल ए थीटा है तो हमारा एंगल सी भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। अब हम ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें क्या करना है? यही शो करना है, यही प्रूफ करना है। अब यहाँ से हम लोगों के लिए आसान हो जाता है क्योंकि हम लोग यहीं से इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे आसान तरीका होता है जो आसानी से समझ भी आएगा और एग्जाम हॉल में यह याद भी रहेगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं कि पैरेलल समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल बराबर हो सकते हैं। यहाँ इन ब्रैकेट लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे तो हमारा दिखेगा बी एफ। अब हम क्या देखेंगे? बी एफ के बारे में देखेंगे। तो बी एफ क्या हो जाएगा, कैसे बराबर होगा बी एफ? इसे आप लोग ध्यान से बताइए कि बी एफ कैसे बराबर हो जाएगा। बी एफ बराबर होगा कि नहीं? तो आइए आप लोगों को एक और रूल बताती हूँ। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर दो पैरेलल लाइन है, क्या है? दो पैरेलल लाइन है, और वहाँ पर ये दो पैरेलल लाइन के बजाय एक ही लाइन होनी चाहिए ना, एक इधर से एक इधर से। हाँ, अब दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच हम कोई एक रेखा खींच दें तो हमारा जो यहाँ का एंगल होता है, कहाँ का एंगल बताइए आप लोग? इसमें क्या क्या था? जो हमारा यहाँ का एंगल होगा वो किस एंगल के बराबर होगा? यहाँ के एंगल के बराबर होगा। और मैं दूसरा क्या बताई थी कि जेड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेड का फॉर्मेशन होता है। तो जेड के फॉर्मेशन में क्या होता है? या तो जेड वो अच्छे से बना होगा, नहीं भी बना होगा तब भी क्या होता है? जेड का फॉर्मेशन होता है, और वह जेड एक दूसरे के क्या होते हैं? एंगल बराबर होता है। यानी कि अगर यही लाइन ऐसे रहता और यहाँ पर ऐसी लाइन खींची गई रहती तो क्या होता? ये पूरा अच्छे से जेड का फॉर्मेशन होता और यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता। लेकिन अगर ऐसे भी खींची गई है तो ये बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होगा। ये मैं कल आप लोगों को बताई थी कि जेड का के फॉर्मेशन में क्या होता है कि यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है।
तो यहाँ से हम लोग फिर से क्या देखेंगे कि यह जो अच्छा नहीं फिर भी खराब ही सही, बट जेड का फॉर्मेशन यहाँ भी हुआ है, तो यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यहाँ का एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये मैं कल बताई थी आप लोगों को कि ये सारा लाइन ही उड़ गया, फिर से बताती हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो अगर यहाँ लाइन खींच दिया जाए तो यहाँ जेड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है। ये कल बताई थी। अब आज देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे। तो अगर एक ऐसी लाइन खींच दिया जाए तो यहाँ का एंगल जो होगा कहाँ के एंगल के बराबर हो जाएगा, यहाँ के एंगल के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ का जो एंगल होता है, कहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है। क्या बोली हूँ मैं कि कभी भी दो पैरेलल लाइन रहे और वहां पर एक ऐसी रेखा खींची जाए तो जो यहाँ का एंगल होगा यह भी क्या है, लाइन के जस्ट ऊपर है, तो ऐसे यहाँ भी लाइन के जस्ट ऊपर का एंगल बराबर होता है। यह क्या है, लाइन के जस्ट ऊपर है इसलिए यहाँ का एंगल, यह भी लाइन के जस्ट ऊपर है इसलिए यहाँ का एंगल बराबर होता है। यह आप लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से है, यह आप लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो यह भी क्या है, यह भी पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर भी क्या है, एक तिरछी रेखा खींची गई है, तो जो यहाँ का एंगल होगा वो कहाँ के बराबर होगा, यहाँ के एंगल के बराबर होगा। अगर यहाँ यक्स है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यक्स है। और मैं हमेशा से बोली हूँ जो क्रॉस का निशान बनता है वहाँ पर यहाँ का एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो अगर यहाँ यक्स है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। अगर हम लोग यहाँ भी देखें तो उल्टा जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, उल्टे जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जेड का फॉर्मेशन होने पर जो यहाँ का एंगल होगा वो कहाँ के बराबर हो जाएगा, यहाँ के एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। अब चलते हैं एंगल ई और बी के बारे में। आप लोगों को पता है जब कभी भी दो एंगल इक्वल हो जाती है तो तीसरी एंगल अपने आप इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल ए बी ई देखेंगे, एंगल ए बी ई देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, एंगल सी बी एफ देखेंगे, एंगल सी बी एफ। ये भी इन दोनों के कारण यह अपने आप इक्वल हो जाएगी। और इस वे पे हम एंगल 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 रूल से कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी ई है वह सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के। यह भी हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यह सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसे अगर आप लोग चाहें तो खुद कर सकते हैं। इसे आप लोग खुद ट्राई कीजिए। तब तक मैं 2 मिनट के लिए पानी पी लेती हूँ। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि ए बी सी जो है, क्या ए बी सी ट्रायंगल ए एम पी के बराबर होगी, ए एम पी के बराबर होगी।
ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी के बराबर हो जाएगी। तो बराबर नहीं प्रूव करना, हमें सिमिलर प्रूव करना है। ए एम पी को ए सी एम बी के सिमिलर प्रूव करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग इसे सिमिलर प्रूव कर दें, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दे, ए बी सी को ए एम पी के अगर सिमिलर प्रूव कर दे तो हमें ये रैंडमली मिल जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसे भी सिमिलर प्रूव करते हैं। तो लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ट्रायंगल ए एम पी। आगे चलते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ए देखते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल ए एम पी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल में ए क्या है, कॉमन है। और ए कॉमन होने के कारण इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, कॉमन है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारा बी, ए बी सी, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों क्या है, 90 एंगल है। अगर बी देखें और एम देखें तो दोनों क्या है, 90 एंगल है। इसलिए यह दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम तीसरे पर चलते हैं, सी और एम पर। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल होते ही हमारा तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ए रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। देखिए हम एक चीज और कर सकते हैं, इसे ए रूल के बजाय बस ए रूल भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है कि तीसरे को हम लोग घटा देने पर तीसरा एंगल मिल जाता है, तो हम ए रूल भी लिख सकते हैं। दोनों ऐसे सही है, आप लोगों को जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो फिर इसके आगे चलते हैं। जब इसके आगे चलेंगे तो हमें मिला क्या है कि ए बी सी सिमिलर है किसके, ए एम पी के। अब सिमिलरिटी रूल अप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ए बी डिवाइड बाई ए एम इज इक्वल टू, दूसरा चलते हैं, बी सी डिवाइड बाई एम पी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई ए पी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए हम लोग देख लें तो हमें सी ए और पी ए प्रूव करना है, बी सी और एम पी प्रूव करना है। तो हम इस इतने को अलग से लिख लें, ए सी डिवाइड बाई ए पी या पी ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई एम पी। यही प्रूव करना था हमारा दूसरा। और क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है सी डी और जी एफ क्रमशः ए बी सी को और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी पर और एच पर क्रमशः मिलते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल ई एफ जी। और सी डी क्या है, ए सी बी के समद्विभाजक है। किस एंगल के हैं, सी के हैं। ए सी बी के समद्विभाजक हैं सी डी। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सी डी ड्रॉ कर सकते हैं। सी डी किसके समद्विभाजक हैं, तो एंगल सी के समद्विभाजक हैं। और जो हमारा जी एच है वो एंगल जी का समद्विभाजक है। जी एच एंगल जी का समद्विभाजक है। अब आगे कह रहा है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पर और एफ ई पर
कहाँ है, स्थित हैं। तो ABC इज सिमिलर टू, और यह बताया है कि ABC सिमिलर है किसके, FEG के सिमिलर है। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कह रहा CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। जो हमारा CD है वो क्या है, जो एंगल ACB बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि C का एंगल बाइसेक्टर CD है और G का एंगल बाइसेक्टर GH है। फिर सच दैट D एंड H लाई ऑन साइड AB, जो हमारा D है वह साइड AB पर स्थित है और जो हमारा H है वह साइड FE पर स्थित है। और फिर हमें दिया क्या गया है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वह सिमिलर किसके है, FEG के सिमिलर है। FEG के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, ABC FEG के सिमिलर है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर A का एंगल कितना है, थीटा है, या तो हम मान लेते हैं A हमारा 40 है तो F क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है। A किसके बराबर है, F के बराबर। B किसके बराबर है, तो E के बराबर है। B को अगर हम लोग कितना मान ले, इसे हम लोग 60 मान लेते हैं, 70, चलिए 70 मान लेते हैं, तो हमारा E भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमारा जो एंगल C बचेगा वो कितना होगा, 70 हो जाएगा। और एंगल G भी हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 70 70 140 40 180 हो गया ना। अब ये क्या है, अब CD है क्या, तो एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, एक सेकंड, तो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि अगर यहाँ का एंगल 35 हुआ तो यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर यहाँ का एंगल 35 हुआ तो यहाँ का भी एंगल कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें ए एंगल हमारा कितना है, 40 है, ए एंगल कितना है, 35 है, तो दोनों एंगल मिला के कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यह एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना। और उसी अनुसार यह भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 105, और यह भी एंगल हमारा कितना होगा, 105, और यह भी एंगल 105 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या प्रूफ करना है। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया है, बस ABC क्या कह रहा है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इतना रिजल्ट देखा है कि अगर सिमेट्रिकल हो सकते हैं, CD एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, तो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है CD डिवाइड बाई GH इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई FG। अगर हम ये जो हमारा पहला एंगल है, एंगल क्या है, एंगल ट्रायंगल ACD को ट्रायंगल E, ऊपर क्या लिखी हुई, F लिखी हुई, FGH के सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमें यह मिल जाएगा। क्या बोली हूँ कि अगर एंगल ACD को FGH के सिमिलर प्रूफ कर दिया जाए तो हमें यह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिमिलर है कि नहीं। एंगल A एंगल F के सिमिलर है, तो एकदम सिमिलर है, क्योंकि पहले ही बताया गया है सिमिलरिटी रूल से ABC के सिमिलर FEG के सिमिलरिटी से कि दोनों ही एंगल में A क्या है, बराबर है। यहाँ भी A बराबर है और यहाँ भी F बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल A इजकल टू एंगल F। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ABC इज सिमिलर टू FEG।
इसलिए एंगल ए एंगल एफ के सिमिलर होगा। और अगर हम लोग देखें, अगर यह एंगल बाइसेक्टर बन रहा है तो यहाँ अगर 35 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 35 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दोनों में बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ भी 70 का हाफ क्या होगा, 35 होगा, यहाँ भी 70 का हाफ 35 होगा। और हमें यहाँ से पता ही था कि जो सी है वो जी के बराबर है, यानी कि सी हमारा 70 होगा। अगर यहाँ तो यहाँ भी सी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। और एंगल डी एच के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल एट रैंडमली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमारा एंगल डी एंगल एच के इक्वल हो जाएगा। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमें प्रूव क्या करना है, सी डी डिवाइड बाई जी एच और ए सी डिवाइड बाई एफ जी। तो यहाँ से जो हमारा लिखने का तरीका होता है, लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई एफ जी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल टू, जो थर्ड लिखते हैं क्या होता है, ए सी डिवाइड बाई जी एच एफ एच, जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यही इतना प्रूव करना था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव कौन करेगा, ये सब आप लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि ये होगा। जैसे डी सी बी को, कहाँ है डी, डी सी बी किसके सिमिलर होगा, एच जी ई के सिमिलर होगा, जहाँ पर डी और एच क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर डी सी बी जो होगा वह एच जी ई के भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर चलते हैं, एंगल जो हमारा ए होगा, कहाँ थे यहाँ ना, बी जो हमारा होगा वह ई के बराबर हो ही जाएगा। तो एंगल 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 रूल से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग करेंगे। यहाँ आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं ही करूँगी तो आप लोग भी क्या सीखे हैं वो भी तो पता चलना चाहिए। और अगर वो दोनों क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उन दोनों क्वेश्चन को करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। In the following figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है। क्या मैं बोली हूँ कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, जिस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी ए सी के बराबर है। और क्या कहा गया है, और यह कहा गया है कि सी डी को आगे बढ़ाया गया है, तो एक पॉइंट ई मिला है और इस ई से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। प्रूव दैट ए बी सी ए बी डी। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी डी। ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वह ई सी एफ के क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सिमेट्रिकल प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से आपको लोगों को समझा दूं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। और जब भी कभी भी ए बी ए सी के बराबर होता है तो इनके साथ के भी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब भी कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है तो उनके साथ भी एंगल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अगर यह दो साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
चलिए अब इसके आगे चलते हैं कि हमें दिया गया है एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके दो साइड क्या है, इक्वल हैं। फिर कह रहा है कि सी बी को आगे बढ़ाया जाता है और यह एक पॉइंट ई मिलता है। ई से जो हमारा साइड ए सी है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है पॉइंट एफ पर, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है लाइन बी सी पर। यह क्या होता है, पॉइंट डी होता है। अब हमारा जो यह ट्रायंगल बना है और जो हमारा यह ट्रायंगल बना है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। यानी कि ट्रायंगल एफ ई सी को ट्रायंगल डी ए बी के सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या क्या कॉमन है, क्या क्या नहीं है, क्या कैसे है। तो हमें प्रूफ किसको करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। आते हैं देखते हैं, अगर हम लोग ट्रायंगल में डी और एफ को पहले देखें, ए और ई के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, बी और सी के बारे में जानकारी है जिसके बारे में अभी बताते हैं, लेकिन पहले डी और एफ को देखते हैं। क्यों, क्योंकि डी और एफ दोनों जगह 90 है, तो हमारा जो एंगल यह डी होगा और जो हमारा एंगल एफ होगा दोनों जगह क्या है, 90 है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ क्या होगा, ई एफ सी। यानी कि एंगल डी जो हमारा होगा वह 90 होगा और एंगल एफ जो होगा 90 होगा। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो मैंने क्या बताया, जब भी कभी भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होंगे तो उनके साथ के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ का एंगल थीटा तो यहाँ का एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हम अगर बी का एंगल, यहाँ का एंगल क्या है, थीटा है, तो यहाँ का भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब हम बी और सी पर चलते हैं, तो क्या हमारा एंगल बी और एंगल सी दोनों जगह इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर क्यों है, तो क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, एंगल ए अपने आप एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर ना भी लिखें तो हम लिख सकते हैं बाई ए रूल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ के सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। कह रहा है कि 2 मिनट, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and medium PM। फिर आगे क्या कहा है कि so that ABC is similar to PQR। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले ही ये बता चुका है कि जो ए बी है और जो बी सी है और जो हमारा ए मीडियन है, ये तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसके किसके प्रोपोर्शनल है, तो पी क्यू के, क्यू आर के और पी एम के। लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी, एक सेकेंड, ए डी डिवाइड बाई पी एम। ये पहले ही क्या किया है, दे दिया है। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है,
जो ए बी सी है पी क्यू आर के बराबर है। ए बी सी बराबर नहीं, सिमेट्रिकल है। ए बी सी पी क्यू आर के सिमेट्रिकल है। ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमेट्रिकल है। आइए देखते हैं इसे भी। तो अगर हम लोग इसे देखते हैं, क्या देखेंगे इसे, ए डी डिवाइड बाई पी एम, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। अगर ए बी डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई पी क्यू है और ए डी डिवाइड बाई पी एम है, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल क्या है ए बी डी है वो किसके सिमेट्रिकल हो जाएगा, ए पी क्यू एम के। कह सकते हैं ना कि अगर यह रूल फॉलो कर रहा है इस ट्रायंगल के बिहाफ पे तो क्या हो जाएगा, हमारा यह सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये इतना कह सकते हैं ना कि अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो यह दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। और इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। हम लिख सकते हैं एंगल ए बी, सही जा रही हूँ, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। लिख सकते हैं ना कि यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम लोग यह लिख सकते हैं तो नेक्स्ट हम लोग यह भी तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्योंकि अगर दो लाइन यहाँ बनी हुई है और इसका एंगल यहाँ इक्वल है इस पॉइंट पे, तो इसे कितना भी बढ़ा दिया जाए यह एंगल हमेशा इतना ही रहेगा। इन दोनों लाइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन दोनों लाइन के बढ़ाने से। और इसके साथ साथ हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो ऊपर दिया गया है यह इतना लाइन लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो अगर इसे हम लोग 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो हमें क्या मिला है कि जो हमारा यह है ए बी है और पी क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो बी सी का और क्यू आर का है, और इनके बीच में एंगल भी क्या है, समान है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इतना प्रूफ होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस रूल से यह क्या होगा, यह ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। यह भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया। अब 13वां चलते हैं, देखते हैं 13वें क्वेश्चन में क्या कहा है। वैसे यह भी वीडियो हमारा 1 घंटे का बन गया। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, 1 घंटे कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ेगा, लेकिन 1 घंटे फिलहाल कॉन्टिन्यूस बोल ही चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम कोई ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, ए बी सी, तो जो डी हमारा है वो कहाँ है, बी सी पर एक पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं बी सी पर यह पॉइंट डी है। सच दैट ए डी सी, क्या बोला है, ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी। ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। यानी कि यहाँ का एंगल अगर थीटा है तो हमारा यहाँ का भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और हमें प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए आगे चलते हैं
और हम प्रूव करते हैं क्या कि एंगल जो हमारा होगा, यह दोनों ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर होंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? ADC जो ट्रायंगल होगा वो BAC के सिमिलर होगा। हमें यही प्रूव करना है। तो लाइए प्रूव करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ADC को हमें किसके प्रूव करना है? सिमिलर BAC के। तो हमारी जो A की वैल्यू है B के बराबर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। D और A पर चलते हैं। तो क्या D की वैल्यू A के बराबर है? यहीं से दिया गया है, इस क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एंगल D जो है एंगल A के बराबर है। यहाँ यही दिया गया है ना कि ADC इज इक्वल टू BAC के बराबर है। पहला चीज यही हमें मिल गया। अब हम लोग C देखते हैं। तो C हमारे दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। जो हमारा पहला ट्रायंगल यह बन रहा है, इसमें भी C क्या है? कॉमन है। और जो दूसरा ट्रायंगल यह बन रहा है, इसमें भी C क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं C एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। और क्यों एंगल C के बराबर होगा? क्योंकि यह दोनों में क्या है? कॉमन है। ये तो पूरा का पूरा मिट गया, लग रहा है फिर से बनाना पड़ेगा। एंगल C क्या है? कॉमन है। और अगर देखा जाए दो एंगल के मिलते ही हम कह सकते हैं AA रूल से कि जो हमारा दोनों ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि AD डिवाइड बाई BA इज इक्वल टू DC की जगह पे BC लिखी हूँ, फिर से DC डिवाइड बाई AC इज इक्वल टू क्या होगा? AC डिवाइड बाई BC। यही हो जाएगा ना। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें और इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिला है? AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाई AC। AC को क्या करें? इधर लेते हैं और BC को क्या करें? इधर लेते हैं। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और यह क्या हुआ? हमारा प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूव करना था। मैंने क्या किया? ये जो एंगल दिया है इसी एंगल का क्या ली हूँ? हेल्प ली हूँ। और इसी की हेल्प से मैंने देखा D और A बराबर है। क्यों बराबर है? हम बस कुछ नहीं किए हैं, बस हमने सिमिलर प्रूव किया है। सिमिलर किसे प्रूव किया है? तो जो हमारा ट्रायंगल ADC था और BAC था, इसी ट्रायंगल को सिमिलर हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। और मैंने हेल्प ही कहाँ से लिया है? यही जो ट्रायंगल दिया था यहीं से हेल्प ले ली हूँ, क्योंकि यही ट्रायंगल है जो दोनों जगह बराबर होगी। और यहीं से हेल्प ली हूँ, यहाँ देखी हूँ कि D दोनों जगह बराबर है, C कॉमन होने के कारण दोनों जगह बराबर है, और A रूल से ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ। और सिमिलर होते ही मैंने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लिख दी। और हमने देखा कि हमें क्या चाहिए था? C का स्क्वायर चाहिए था, AC स्क्वायर चाहिए था, जिसमें इसमें भी AC था, इसमें भी AC था। इसीलिए मैंने बगल के दोनों क्या के इक्वेशन को उठा लिए, दोनों रेशियो को उठा लिए और इसे प्रूव कर दिया। ये 14 भी ऐसे ही है। अब कम से कम एक तो आप लोग करेंगे, ये आप लोग करेंगे, ये मैं करती हूँ। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। और यहाँ पर कुछ है वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वहीं पर मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए वो मुझे दिख ही नहीं रहा है।
कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ के मैं देख लूंगी। ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखते हैं क्या कहा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई। अगर हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए जिसका लेंथ क्या हो, जिसकी हाइट कितना हो, 6 मीटर हो, यह भूमि पर छाया कितना बना रही है, 4 मीटर बना रही है। कितना बना रही है, 4 मीटर बना रही है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब एक मीनार और है, इसके छाया की लंबाई कितनी हो रही है, 28 मीटर हो रही है। इसके छाया की, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैंने हमेशा से क्या बताया है कि जिस रेशियो में यह होगा उसी रेशियो में यह भी होगा। तो अगर ये 4 सते 28 है तो ये 6 सते क्या हो जाएगा, यह 42 हो जाएगा। या तो अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं 28/4 इज इक्वल टू x/6। क्या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैसे भी अगर प्रूफ भी अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, अगर कोई मीनार खड़ा है और उसकी छाया है तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी, यह 90 हो जाएगी, और यह भी क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो हम लोग देख क्या सकते हैं कि हम इनका रेशियो देख लेंगे। रेशियो देखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ABCDEF। वैसे तो सबसे आसान तरीका होता है, मैंने हमेशा से बताया, यह जिस रेशियो में होगा वही इस रेशियो में भी होगा। तो ये 4 सते 28 है तो ये भी कितना होगा, 7 गुना होगा, और ये 6 सते 42 हो जाएगा। लेकिन अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं EF डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू DE डिवाइड बाई AB। और इसकी वैल्यू क्या है, 28 है, इसकी वैल्यू क्या है, 4 है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं दी गई है तो x मान लेते हैं, AB की वैल्यू 6 है। तो ये 4 7 जा 28 हो जाएगा, और x इजक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी आप लोग करेंगे। यह इतना क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे 16 हो गया, 14 हो गया, या इसके अलावा भी मैंने 2 और छोड़ा है, तो आप लोगों को अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। वैसे भी आप लोग अगर ध्यान से देखें तो भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू आप लोगों को इतने देर तक साथ रहने के लिए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।